नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो भूमि के बारे में पढ़ेंगे। भूमि के कौन कौन से प्रकार हैं, मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं और जल प्रदूषण में क्या समस्याएं हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों के कौन कौन से प्रकार हैं और वन्य जीवन संसाधन कौन कौन से हैं। ये सारे टॉपिक है दोस्तों, इनके बारे में जानेंगे। ये हम कक्षा 8 NCERT की भूगोल पढ़ रहे थे, इसका दूसरा टॉपिक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इसको लाभ मिल सके हैं। आओ शुरू करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। दोस्तों माम्बा एक लेडीज़ का नाम है। तंजानिया एक अफ्रीका का देश है। उसके एक गांव की कहानी है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बंटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती हैं। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। दोस्तों इनके पास एक झोंपड़ी है और चट्टानी भूमि थोड़ी सी। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, तो खेतीबाड़ी भी ज़्यादा नहीं है। कुछ मक्का और सेम ही उगता है क्योंकि पत्थरी चट्टानी भूमि या कुछ होगा नहीं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार, जल उपलब्धता को परीक्षण करें और अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। तो ये सब आपको देखना है। अगला देखते हैं हम। दूसरा दोस्तों उदाहरण है, एक पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है और उनका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाता है। और प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो ये पीटर की कहानी है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये जो इतनी भिन्नता है, जो एक जाम्बिया की कहानी है, एक माम्बा नामक लड़की है और ये न्यूजीलैंड में पीटर है, तो यह इतनी भिन्नता क्यों है? तो भिन्नता का मेन कारण है जो भूमि की गुणवत्ता में फ़र्क है। वहाँ की अलग गुणवत्ता है, न्यूजीलैंड की, जाम्बिया की अलग है। मृदा अलग प्रकार की है, जल अलग है, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी, प्रौद्योगिकी, इसके सारे में भिन्नता है। और इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। दोस्तों न्यूजीलैंड में ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए वहाँ थोड़े जो भेड़ पालन इत्यादि जो काम करते हैं वो सारे डेवलप है। और जो अफ्रीकी देश है जाम्बिया, वहाँ संसाधन विकसित नहीं है, तो लोग काफ़ी गरीबी में जीते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भागों पर ही रहती है। तो दोस्तों जो 90% जनसंख्या है वो 30% क्षेत्र पर रहती है और से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। तो दोस्तों कितना असमान वितरण है जनसंख्या का। 90% लोग तो रहेंगे मात्र 30% भूमि पर और जो 10% लोग रहेंगे 70% भूमि पर। तो दोस्तों ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें
अंतर है इसका। जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये जो विशेष रूप से जो नदी घाटी वाले क्षेत्र है, जो मैदानी प्रदेश है, यहाँ लोग रहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, वहाँ लोग कम रहते हैं। वो सारे 70% आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में साल्जबर्ग, इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं? तो दोस्तों कितना खूबसूरत चित्र है। ऑस्ट्रिया है, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ साल्जबर्ग का चित्र है। देखो भूमि के लिए ये मैदान है, एक क्रिकेट का ग्राउंड सा लग रहा है। ये मकान है, ये गार्डन है, पीछे पर्वत है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। दोस्तों जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें भूमि भी शामिल है। और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो भूपृष्ठ का 30% भाग भूमि है। और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? भूपृष्ठ का जितना क्षेत्रफल है उसका 30% भाग भूमि है। और यही नहीं, इस थोड़े प्रतिशत से भी सभी भाग आवास योग्य नहीं। 230 में भी सारे भाग आवास के योग्य नहीं है। अब देखते हैं, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन है। और उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व में सघन बसे क्षेत्र हैं। तो दोस्तों जो सघन बसे क्षेत्र हैं वो उर्वर मैदान और नदी घाटियों में बसे हैं, कृषि के लिए उपयुक्त हैं। और जो निर्जन क्षेत्र हैं और ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, पर्वतों के तेज ढाल है, जलाक्रांति संभावित क्षेत्र है, मरुस्थल है और सघन वन क्षेत्र है, तो वहाँ लोग कम रहेंगे। अगला है भूमि उपयोग। दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। भूमि उपयोग किसे कहते हैं? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना। सामान्यतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यानी दोस्तों जो भूमि का उपयोग जिन कार्यों के लिए किया जाता है तो इसे भूमि उपयोग कहेंगे। क्या आप मांबा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग किससे निर्धारित होगा? भौतिक कारकों द्वारा, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। तो दोस्तों भूमि का उपयोग इन सब पर डिपेंड करेगा। पहला स्थलाकृति पर, दूसरा मृदा पर, जलवायु पर, खनिज, जल की उपलब्धता। ये सारे कारण भूमि के उपयोग पर निर्भर करेंगे। और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। और दूसरे और कौन से कारक हैं? पहला मानवीय कारक। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, ये भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। और मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, स्थलाकृति, यह तो है ही। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर भूमि की निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। जो स्वामित्व होता है, इसका मालिक कौन है? तो मालिक के आधार पर निजी भूमि, जिसके प्राइवेट मालिक होते हैं या निजी व्यक्ति, और सामुदायिक भूमि जो गवर्नमेंट की होती है। ये दो प्रकार है। और निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो जैसे चारा के लिए, फलों के लिए, नट के लिए। नट दोस्तों औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। और दोस्तों सामुदायिक भूमि होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? साझा संपत्ति संसाधन बोलेंगे। आओ कुछ करके सीखे। अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्र कीजिए और प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। ये आपको कार्य करने हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है,
लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। दोस्तों जनसंख्या तो बढ़ती रहेगी लेकिन भूमि कम ही होनी है, बढ़ती नहीं, क्योंकि जैसे जितने ज़्यादा भाई होंगे उतना उसका डिवाइडेशन हो जाएगा, तो कम कम बचेगी। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। दोस्तों काफ़ी अवैध हस्तक्षेप शुरू हो गए हैं। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों भूमि परिवर्तन में जो व्यापक परिवर्तन हुआ भूमि प्रयोग में, जो सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रचार के लिए निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरा है। तो दोस्तों पर्यावरण के लिए क्या क्या करता है? एक निम्नीकरण है, भूस्खलन है, मृदा अपरदन है और मरुस्थलीकरण है। ये पर्यावरण के लिए खतरे हैं। अब दोस्तों ये चित्र दे रखे भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। तो दोस्तों समय के अनुसार कैसे परिवर्तन हुआ है? तो पहले लोग ऐसे झोंपड़ी बना कर रहते थे, झोंपड़ियाँ होती थी, ये बैल से खेती करते थे। तो उसके बाद ये ट्रैक्टर आए हैं, ऐसे मकान बनाने लग गए लोग, ऐसे ढाणियों में रहे थे। अब तीसरा उपयोग दोस्तों, फिर लोगों ने कार ले ली, बड़े बड़े बंगले बना दिए और उसके बाद दोस्तों ये और भी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, ये और ज़्यादा साधन आ गए इनके पास। तो इस तरह भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है। अब देखते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार होता है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। तो दोस्तों वन भूमि का और कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकी मांग भी बढ़ेगी और इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो दोस्तों भूमि संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं हम? वन लगा के कर सकते हैं, भूमि का उद्धार कर सकते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके और उर्वरकों के अपना विनियमित प्रयोग करना है, रासायनिक कीटनाशकों इनका। इससे भूमि का हम रोक लेंगे, इसका प्रदूषण को, भूमि विनाश को। अगला है मृदा। भूमि हो गया पहला हमारा, अब मृदा है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। तो दोस्तों मृदा किससे कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को जो पतली परत मृदा कहलाती है, मिट्टी बोलते हैं, और ये भूमि से निकटता से जुड़ी है। दोस्तों भूमि और मृदा में अंतर है। भूमि का मतलब तो है जब हम जो ज़मीन का हम उपयोग करते हैं, जैसे मकान बनाने में, कारखाने लगाने में, तो इसे भूमि कहते हैं, जनसंख्या जिस पे रहती है। मृदा इसकी परत का नाम है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्धारण चट्टानों में प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ से होता है। तो दोस्तों मृदा और भूमि में अंतर है, इसको आप एक मत समझ लेना। अब देखते हैं इसका। अब भूस्खलन किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। तो दोस्तों भूस्खलन से आपको समझ में आ गया होगा। भूस्खलन से मतलब ये होता है, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, जैसे हिमालय हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ की चट्टानें होती है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा तो प्लेट गति करती हैं हिमालय क्षेत्र में, इत्यादि पहाड़ी क्षेत्रों में। इन वजह से इनकी चट्टानें जगह छोड़ देती हैं और जगह छोड़ने की वजह से बहुत सारे जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर जाते हैं और उनसे जान माल की काफ़ी हानि होती है। तो इसे भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। तो दोस्तों जब भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी आते हैं तब ये ज़्यादा ये घटनाएं होती है भूस्खलन की। वैसे कम होता है लेकिन वैसे भी होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है।
ये नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है और पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। तो दोस्तों, भूस्खलन एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में, और प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। तो दोस्तों, जब भूस्खलन हुआ तो किस प्रकार यह विनाश हुआ, देखो मलबा नीचे गिरा है, काफ़ी नुकसान हुआ है। अब एक है वस्तु स्थिति अध्ययन। जैसे वस्तु स्थिति अध्ययन से मतलब है जब कभी भूस्खलन आया था उसके बारे में एक केस स्टडी बता रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में, ये दोस्तों किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, इसके बारे में बता रहा है जी। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में रेकांग पियो, ये कोई शहर है रेकांग पियो, थोड़ा सा कस्बा है, इसके निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था। और यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था और विस्फोटन के कारण ढाल का ये कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया और जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र में क्षति पहुंची और पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। तो दोस्तों, ये घटना है, तो इस तरह होता है भूस्खलन। अब है न्यूनीकरण क्रियाविधि। तो दोस्तों, ये न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है, जो भूस्खलन रोकने की जो विधियाँ हैं कि भूस्खलन को हम किस प्रकार रोक सकते हैं उनके बारे में है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें ये समझने में शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ निम्न प्रकार से हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी प्रविधि हैं। पहला है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। तो हमें देखना है कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। और भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, यानी जो कमज़ोर भूमि है तो वहाँ प्रतिधारी दीवारें बना देती हैं। इससे भी भूस्खलन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ये प्रतिधारी दीवार ऐसी होती है दोस्तों, जिस ज़मीन कमज़ोर है तो ये दीवार बना दी, तो इससे काफ़ी सुरक्षा मिलेगी भूस्खलन से। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाने हैं। सतही अफवाह और झरना प्रभावों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अब देखते हैं तो दोस्तों, पहले शब्दावली देखते हैं, इनकी शब्दावली क्या क्या है। शब्दावली है अपक्षय किसे कहते हैं, पहले उनके बारे में देखेंगे। तो अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना। दोस्तों, जब सेलें और चट्टानें जब टूटती हैं तो उसे अपक्षय कहते हैं। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत, यानी जिसके ऊपर सेलों के ऊपर कोई आवरण नहीं हो, उनका टूटना और क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। अब है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। दोस्तों, ये ह्यूमस होती है और वनस्पति होती है ऊपरी वाली मृदा में, और उसके नीचे क्या मिलेगा? बालू, गाद, कले, इनके साथ उपमृदा मिलेगी। और अपक्षित चट्टानी पदार्थ, उसके नीचे चट्टानी पदार्थ हैं, फिर जनक चट्टानें, फिर यह दोस्तों ये जो भारी चट्टानें होती है वो मिलेगी। तो मृदा परिच्छेदिका, मृदा का इस तरह विभाजन होता है। वापस देखते हैं, सबसे ऊपर का ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, फिर बालू, गाद और कले के साथ उपमृदा, फिर अपक्षित चट्टानी पदार्थ, फिर है जनक चट्टानें। इस तरह इनका डिवाइडेशन होता है मृदा का, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है ये।
अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो दोस्तों मृदा की जो परिच्छेदिका है इसको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष, तो बहुत लंबे समय में बनती है तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। दोस्तों खनिज और जैव पदार्थ का जो सही अनुपात होता है वो मृदा को उपजाऊ बनेगा। जब इनका अनुपात बिगड़ जाएगा खनिज और जैव पदार्थ का, तो मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी। अब दोस्तों ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसने दे रखे हैं कौन कौन से मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। पहला है जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मृदा को प्रभावित करता है जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, ये पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। और अगला है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अगला कौन सा है, उच्चावच तुंगता और ढाल, ये मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो मृदा निर्माण को और कौन सा प्रभावित करेगा, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण, इसकी दर भी प्रभावित करेंगे। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। दोस्तों जो समय है, समय भी क्या करता है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अगला है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ये तीनों हैं। पहली वनस्पति है, दूसरा प्राणी है, तीसरा सूक्ष्म जीव है। ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ें भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को, जनक सेल भी करेंगे, उच्चावच तुंगता, वनस्पति, जलवायु, समय, ये सारी चीज़ें मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं। अगला है दोस्तों मृदा निर्माण के कारक। अब हमें देखना है मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक, ये मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं। जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। दोस्तों मृदा निर्माण के और कौन से कारक है, स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका है, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, ये सारे मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न क्रियाकलाप है। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। दोस्तों भारत में ये अलग अलग मृदाएं हैं और विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। यह आपको करना प्रयोग। अब है दोस्तों मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब मृदा निम्नीकरण किसे कहते हैं, फिर उनका संरक्षण किस प्रकार करना है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो आपको देखना है कि मृदा संसाधन के कौन कौन से खतरे हैं। पहला तो है मृदा अपरदन और दूसरा मृदा क्षीणता। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। और मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। दोस्तों मृदा निम्नीकरण से मतलब है कि मृदा में जो गुणवत्ता में कमी आ जाती है उसे मृदा निम्नीकरण कहते हैं। और इसका हम किस प्रकार संरक्षण करेंगे, मल्च बनाना, मैंने गलत बोल दिया मैंने। तो पहला तो है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे परवाल से ढक दी जाती है और इससे मृदा की आर्द्रता रोकी रहती है। तो मल्च कैसे बनाते हैं, पौधों के बीच क्या करते हैं, अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक देंगे। दोस्तों पौधों के बीच में क्या करना है, हमको जैव पदार्थ
प्रवाह से ढक देंगे, इसलिए इसकी आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी रुकी रहेगी। अब ये दोस्तों वेदिका फार्म है। वेदिका फार्म कहाँ बनाया जाता है? वेदिका फार्म जो पहाड़ी इलाके होते हैं दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में क्या है, तीव्र ढलान है। तो तीव्र ढलान में ढलान रोकने के लिए इस तरह दीवारें बनाई जाती है। देखो ये दीवार बना रखी है, ये दीवार देखो, ये दीवारें बना रखी है। इन दीवारें बना के, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, तो ये दीवार बना दी तो यहाँ खेती हो गई, अगले फिर दीवार बना दी, यहाँ खेती हो गई। इसे वेदिका फार्म कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, विशेष रूप से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र इनमें है। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय यानी जो समान ऊंचाई की, इनको जैसे ये समान ऊंचाई का है, यहाँ जोत दिया, इनको जोत दिया, इनको जोत दिया, जैसे यहाँ नीचा है तो ये इसको बाद में, इसे समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। अगला देखते हैं वेदिका फार्म क्या है। तो ये मैंने बताया था अभी आपको। वेदिका फार्म का मतलब है चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। वेदिका कहाँ बनाई जाएंगी? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तेज ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। अगला है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। तो हमने देखी थी वो समान ऊंचाई के क्षेत्रों में जुताई हुई थी। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। रक्षक मेखलाएँ कैसे बनाते हैं? ये देखो रक्षक मेखलाएँ बना दी। इस तरह बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे तो आगे मृदा का अपरदन नहीं होगा पवन से। तटीय क्षेत्रों में नदी से नहीं होगा, और शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा? पवन से नहीं होगा। ये दोनों जगह होता है। अब अगला है दोस्तों समोच्च रेखीय रोधिकाएं। इनके बारे में देखते हैं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों समोच्च रेखाएं हैं, तो समान ऊंचाई की रेखा है, इन पर रोधिकाएं बनाने के लिए क्या करते हैं? पत्थर, घास और मृदा का उपयोग किया जाता है। और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। और जल भी चाहिए खेती के लिए, तो क्या खाइयाँ बनाई जाती हैं, और खाइयों के द्वारा फिर इनमें खेती कर दी जाती है। क्रियाकलाप, एक ही आकार की ए और बे 2 ट्रे लीजिए और इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। ए ट्रे की मृदा को खाली कीजिए, जबकि बे ट्रे में गेहूँ अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में बे ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो और दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई हो। और एक और मग से जल भरते रहें। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में कितनी मृदा बह गई है। तो इस तरह आपको दोस्तों ये करना है। तो दोस्तों इसके अंदर तो ज़्यादा मृदा बहेगी, इसमें कम बहेगी। क्योंकि दोस्तों जिसमें दोस्तों मर्दा होगी, दोनों का मर्दा है, और इसके अंदर ये ज़्यादा डाला है भाई, ये घास फूस क्या है, तो इसके अंदर कम मिट्टी आएगी। अगला है चट्टान बांध। और चट्टान बांध को देखते हैं क्या होता है। चट्टान बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों चट्टान बांध किसे कहते हैं? जो जल का प्रवाह है उनको कम करने के चट्टान बांध बनाए जाते हैं। और यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। यानी ऐसे दीवारों से जल रोकने के लिए दीवारें बनाई जाती है बांध टाइप की, इसे चट्टान बांध कहते हैं। और बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए
अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। बीज की फसल कब उगाएंगे? वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर क्या वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर से भी अधिक हो गई। तो दोस्तों जल की खपत बढ़ी है। 1975 में मानव मात्र 3800 घन किलोमीटर थी, अब है 6000 घन किलोमीटर, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या बढ़ी है, उद्योग धंधे बढ़े हैं, तो जल की खपत लगभग दोगुनी हो गई है। अब देखते हैं जल। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। दोस्तों कितना ज़्यादा पानी व्यर्थ होता है, मतलब एक टपकता नल है पूरे साल के अंदर 1200 लीटर। तो हम सोच सकते हैं कि हम ऐसे नल बंद करके कितना जल बचा सकते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये आपको सर्वविदित है, और भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है और इसलिए इसे जल ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह भी कहते हैं कि जल का जो रंग है नीला होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। दोस्तों सबसे पहले जीवन 3.5 अरब वर्ष पहले महासागरों में हुआ। महासागर में जीव मछलियाँ इत्यादि पनपे थे, उसके बाद मानव तो बहुत लेट आया। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है कि महासागर पृथ्वी की सतह के कितने भाग पर है? 2/3 भाग पर है। तो 2/3 किसे कहते हैं? जो 66% से अधिक है, या लगभग 71% है, और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, महासागरों का जल खारा है, लवणीय पदार्थ होते हैं इसमें, और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। यानी दोस्तों जो मीठा पानी है जिसमें लवण नहीं है वो मात्र 2.7% है, और इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों हिमानियों के रूप में, जो इसके 2.7 का भी 70% है बर्फ़ की चादर और हिमानी के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है और केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और ये मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। दोस्तों मात्र 1% पानी ही हम पीने योग्य है, बाकी जो इसके अलावा 1.7 है तो वो क्या है, हिमानी के रूप में है, और ग्रीनलैंड पहाड़ी क्षेत्र वहाँ है, तो ये हमारे लिए काम का है नहीं। आगे देखते हैं। यह भौमजल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों मानव उपयोग के लिए जल है वो भूमि का जल है जो उसके रूप में, नदी के रूप में, और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में है, और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न घटाया जा सकता, स्थिर है दोस्तों। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है और इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण, वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुण्य महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। दोस्तों ये जल चक्र द्वारा पानी तो स्थिर है, जैसे महासागरों से क्या करेगा, ये भाप बनेगा, भाप बन के ऊंचा जाएगा, ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, जब बादल गर्म होंगे तो वर्षा करेगा, वर्षा का पानी आ गया, फिर भाप बन के ऊपर चला गया। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। अब देखते क्या आप उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं जल का उपयोग। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। एक भारतीय नागरिक कितना जल खर्च करेगा? 150 लीटर जल खर्च करेगा एक दिन में। उपयोग और लीटर प्रति
व्यक्ति कितना है देखते हैं। पीने के लिए दोस्तों हम 3 लीटर पानी हमेशा पीते हैं, कोई ज़्यादा पी सकता है। खाना बनाने के लिए 4 लीटर पानी, और नहाने के लिए 20 लीटर पानी, और शौचालय के लिए है 40 लीटर। तो नहाने से ज़्यादा शौचालय में खर्च होता है। वस्त्र धोने में 40 लीटर, और बर्तन धोने में होता है 20 लीटर। देखो बर्तन धोने में इतना ज़्यादा खर्च होता है। और बागवानी में जाता है 23 लीटर। तो घर के बाद अपने पौधे लगाते हैं कई लोग, बागवानी बोलते हैं इसको, 23 लीटर। और इस प्रकार कुल हम 150 लीटर पानी प्रत्येक दिन खर्च करते हैं। इसको भी हम कम कर सकते हैं इसका उपयोग। अगला देखते हैं, मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। और जल कृषि उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। तो जल का उपयोग और कहाँ करेंगे? कृषि में करेंगे, उद्योग में करेंगे, और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग करते हैं जल का उपयोग। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। दोस्तों इन सभी कारणों से जो हमारा अलवणीय जल है इसकी आपूर्ति में कमी हो रही है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो सबको पानी, मीठा पानी मिलना मुश्किल है। और जो नकदी फसलें हैं ये ज़्यादा बढ़ने से इनमें ज़्यादा पानी खर्च होता है। नगरीकरण बढ़ेगा तो पानी ज़्यादा खर्च होगा तो सबको मिलेगा नहीं। इसलिए हमें जल का बचाव करना है। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाज़ार के बारे में सुना है कि जल बाज़ार किसे कहते हैं? इसके बारे में पढ़ेंगे अब। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर, या 1.25 लाख जनसंख्या अमरेली शहर है ये सौराष्ट्र के अंदर। सौराष्ट्र दोस्तों ये गुजरात का क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ता है यहाँ। शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्ण निर्भर है। दोस्तों ये लोग हैं जो 1.25 लाख जनसंख्या है, ये क्या करते हैं, पास के तालुके जितने भी हैं, ये पास के कस्बे हैं, यहाँ से पानी खरीदता है। यानी बिल्कुल भी पानी नहीं है अमरेली कस्बे के अंदर। तो दोस्तों जल की कितनी विकट समस्या है तो आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो काफ़ी जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन यदि हम इसी प्रकार जल खर्च करते रहे तो आने वाले समय में हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जल के लिए हम बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा हमें। और विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ मतलब मीठा पानी नहीं है। अफ्रीका, एशिया, पश्चिमी एशिया मान लो, जैसे पश्चिमी एशिया के अंदर कौन सा आएगा? जो खाड़ी प्रदेश है, जहाँ तेल ज़्यादा होता है, जहाँ तेल ज़्यादा है और पानी नहीं है। अफ्रीका पूरा, यहाँ भी पानी नहीं है। दक्षिणी एशिया के देश हैं जैसे भारत के ग्रामीण इलाके हो गए, तो यहाँ भी जल की कमी है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जो ज़्यादा विकसित नहीं है, वहाँ भी जल की कमी है। उत्तरी पश्चिम मैक्सिको और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये देश ऐसे हैं जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, और अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो जल का अभाव, जल का एक तो हम ज़्यादा उपयोग करते हैं उसके कारण हो सकता है, और जल का प्रदूषण होता है इस वजह से भी हो सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये यमुना नदी है दोस्तों। यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिर्वाह और कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी मैली मैली नदी है यमुना नदी, जो दिल्ली शहर है यमुना नदी के किनारे बसा है। और दिल्ली में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। आगरा भी दोस्तों इसके किनारे हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है नदी। आज विश्व में शुद्ध अथवा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है, और इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि फिर भी क्या है दोस्तों, इसका
अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। दोस्तों, जल का ज़्यादा उपयोग और प्रदूषण से यह अनुपयुक्त बन जाएगा और अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं और इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। दोस्तों, नाइट्रेट धातु हैं, पीड़कनाशी हैं, ये सारे जल को प्रदूषित करते हैं और इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब ये रासायनिक पदार्थ मानव शरीर में पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान होगा, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों की उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसलिए लोग अपने घर में आरओ लगाते हैं। तो आरओ से क्या होता है, जो जल के अंदर जितने भी प्रदूषित पदार्थ हैं, चाहे सोडियम क्लोराइड, जितने भी फ्लोराइड हैं, सारे बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, ये देखो चित्र दे रखा है स्प्रिंकलर का, ये कैसे फुहारे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं स्प्रिंकलर, जिसे फुहारा पत्ती बोलते हैं, इससे खेती होती है। तो इससे दोस्तों जल की काफ़ी बचत होती है। अगला देखते हैं, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभावों को मंद करते हैं। दोस्तों, जो वन होता है और वन्य वनस्पति आवरण धरातल के प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। तो दोस्तों, हम जल का संग्रहण करके भी जो पृष्ठीय प्रभाव को बचा सकते हैं और जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। दोस्तों, जो नहरें हैं वो पक्की होनी चाहिए ताकि जल रिसे नहीं ज़मीन के अंदर। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। फुहारों को बोलते हैं दोस्तों, ये थोड़ा पढ़ने में इतना टफ लगता है कि अंग्रेजी का है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। दोस्तों, ये भी बूंद बूंद सिंचाई और ये सारी एक जैसी हैं ड्रिप। तो सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जाता है। अगला देखते हैं, क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। दोस्तों, जल का हम संग्रहण करते हैं किसी प्रकार, जैसे घर की छत पर जल इकट्ठा करके पाइप से जोड़ के टंकी के अंदर भर लिया। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर से ज़्यादा जल बचाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, जब 2 घंटे की बारिश होगी वो 8000 लीटर जल बचा सकता है। तो ऐसे हम जल का उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। अब हम देख रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे और प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्र की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, ये एक सुंदर हैंडबैग है। ये बच्ची कहती है कि सुंदर हैंडबैग है, हैंडबैग है, सॉरी बैग नहीं है। अध्यापिका ने कहा, हाँ ये जूट से बना है। और क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं, वे बेंत और बांस की बनी है। तो दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में जूट कहाँ होता, बंगाल में होता, बांस जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ होती है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, 7 बहनें बोलते हैं उनको, वहाँ बांस ज़्यादा मिलता है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ बांस मिलेगा क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। और जैसी रेशमी स्कार्फ देकर उत्साहित थी। और ये खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, रेशम कहाँ होगा, शहतूत के पत्तों पर होगा, शहतूत के पेड़ों पर होगा। अब बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें बनाई ये सारे
पेड़ पौधों से ही बनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब दोस्तों ये चित्र दे रखा है रेशम कीट का, इस तरह होता है रेशम कीट। ये शहतूत के पत्ते पर लगता है और फिर इससे वस्त्र बनेंगे, जो रेशमी स्कर्फ। आगे देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। उन्हें जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव क्या करते हैं? ये वनस्पति और वन्य जीव कहाँ मिलेंगे? स्थल मंडल में मिलेंगे, जल मंडल और वायुमंडल के बीच। दोस्तों इन तीनों क्षेत्र हैं, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इनके बीच जुड़े हुए एक संकरा क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। दोस्तों जीवमंडल में सारी जातियां हैं, एक दूसरे से संबंधित और निर्भर रहती हैं और इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। और ये जो तंत्र है इसे क्या कहेंगे हम? पारितंत्र कहेंगे। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं और प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम श्वास लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं और रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, ये फायदा होता है हमें। और हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं। ये सारे हमें पेड़ पौधे से मिलेगा। फल मिलते हैं पेड़ पौधों से, लेटेक्स मिलता है, मोम बोलते हैं लेटेक्स को। तारपीन का तेल मिलता है, गोंद मिलता है, ये पेड़ों पे लगता है। औषधीय पौधे मिलेंगे जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इलाज में काम आते हैं। कागज़ ये भी पेड़ से ही मिलता है, पेड़ से लुगदी बनाएंगे और फिर कागज़ बनेगा। और आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधे के असंख्य उपयोग है, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत, और दोस्तों वन्य जीवन में क्या आएगा? जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव, ये सारी चीज़ें आती है। जंतु आएंगे, पक्षी आएगा, कीट आएगा, जलीय जीव आएगा और उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं। दोस्तों मधुमक्खी हमें शहद देगी। और शहद कैसे बनता है आपको ध्यान होगा। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जो फूल होता है दोस्तों, फूलों को चूस चूस के शहद बनाती हैं मधुमक्खियाँ और फूलों के परागण में मदद करती हैं। और फूलों के परागण में मधुमक्खी मदद करती हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जब वो मर जाती हैं तो भूमि को उपजाऊ करती है, वो अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। ये कीट खाती हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं और जो इसको खा के और खुद का शरीर भी काम आता है, मिट्टी में मिल जाता है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। गिद्ध क्या करते हैं, मृत जीव जंतु खाते हैं तो इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता, फिर अपमार्जक है और पर्यावरण का ये महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। जब इसको खा जाएंगे तो पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। और इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य। दोस्तों पर्यावरण का ये महत्वपूर्ण शोधक किसे कहते हैं? गिद्ध को कहते हैं। घास, स्थल और वन देखो ऐसे होते हैं। अगला देखते हैं, देखो ये पक्षी है, किलकिला बोलते हैं, किंगफिशर। इस तरह से ये छोटी चिड़िया होती है। और ये किंगफिशर आपने सुना होगा। किंगफिशर जो एयरलाइंस थी दोस्तों, पहले जो विजय माल्या उद्योगपति थे उनकी एयरलाइंस थी किंगफिशर, जो घाटे की वजह से डूब गई थी वो और काफ़ी नुकसान हुआ और विजय माल्या अभी फरार है। और ये क्या है?
बर्मा कमल एक औषधीय बूटी है। दोस्तों इस तरह की औषधीय बूटी भी मिलती है। औषधीय बूटी देखो ये इस तरह की, इसे कहते हैं बर्मा कमल। बर्मा कमल, बर्मा कमल औषधीय बूटी, ये औषधि बढ़ाने में काम आएगी। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जिन पशुओं का उपचार क्या होता है, डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर जाते हैं। दोस्तों जो पशुओं को हम जो दवाई देते हैं, पशु बीमार होते हैं, तो ये गिद्ध के लिए हानिकारक होता है। डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन, और पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पशुओं का उपचार करेंगे तो ये चीज़ें देनी पड़ेगी। नाम याद रखना एक बार, डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, ये खिलाने से फिर जब ये मरेंगे तो गिद्ध खाएंगे तो इनकी किडनी खराब होकर गिद्ध भी मर जाएंगी। दोस्तों एक गिद्ध का चित्र है, इस तरह गिद्ध होता है। अब देखते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करेगी? तापमान और आर्द्रता पर। और विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों में 4 वर्गों को रखा जा सकता है। तो विश्व की वनस्पति 4 प्रकार है। पहला वन है, दूसरा घास स्थल है, वन और घास स्थल, अगला गुल्म और टुंड्रा। ये प्राकृतिक वनस्पति के 4 प्रकार हैं। याद रखना आपको, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। टुंड्रा कहाँ मिलेंगे? जो शीत प्रदेश है ग्रीनलैंड के, वहाँ मिलेंगे। वन में दोस्तों अजगर है, कितना भारी सांप होता है अजगर। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं और इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। दोस्तों जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी तो वृक्ष का आकार और सघनता भी कम होती रहेगी। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं। जब कम वर्षा होगी तो पेड़ पौधे भी छोटे होंगे, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और दोस्तों जहाँ सामान्य वर्षा होती है वहाँ क्या घास स्थल मिलेंगे, और जो पशुओं को चराने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। दोस्तों कंटीली झाड़ियों को गुल्म कहते हैं। ये कहाँ? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगेंगे, जैसे थार का रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान है, कालारी है इत्यादि रेगिस्तान में। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। दोस्तों मेन जो पत्तियां कांटेदार होने की वजह है, क्योंकि यदि पत्तियां मान लो कांटेदार नहीं हो तो इसमें वाष्प का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, जिससे जल कहाँ से मिलेगा, जल मिलना मुश्किल होता है, तो इस वजह से होता है। दोस्तों अगला देखते हैं, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। तो शीत प्रदेश है वहाँ की टुंड्रा वनस्पति है, तो वहाँ क्या मिलता है? मांस और लाइकेन मिलता है। और पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, और अब तो वहाँ ज़्यादा लोग रहने लग गए। और बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए। दोस्तों जनसंख्या बढ़ने से वृक्ष भी काटे जा रहे हैं और विश्व भर में वनों का आवरण तेज़ी से समाप्त हो रहा है, और इस बहुमूल्य संसाधनों के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, और इसलिए वन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और स्कूल में छात्रों द्वारा वनों का दोस्तों एक कॉलेज बना गया है, वो देखते हैं। इस तरह बहुत सुंदर कॉलेज बनाए हैं इन्होंने। और अब प्राकृतिक वनस्पति
और वन्य जीवन संरक्षण देखते हैं। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर, ये दोस्तों किस प्रकार क्षति हुई है वर्षा प्रचुर वन में, ये वन इस प्रकार टूट गए थे जब सुनामी आई थी 2004 के अंदर, 2004 में आई थी निकोबार में। तो इस तरह ये वन टूट गए थे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं और बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पे हैं। तो दोस्तों, जब जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और मानव हस्तक्षेप बढ़ने से पौधे काटे जा रहे हैं और जंतुओं का शिकार हो रहे हैं, इस वजह से कुछ जो जातियाँ हैं, चाहे वनों की हो या जीव जंतुओं की हो, जानवरों की हो, वो लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल किसे कहते हैं? जो अग्नि लग जाती हैं वनों के अंदर, उससे कहते हैं भूस्खलन। जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगी थी अभी पिछले साल, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे कंगारू, बहुत सारे पशु पक्षी मर गए थे। भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। दोस्तों, शिकार करने की संख्या बढ़ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मांस खाने लग गए हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकृत शिकार किया गया। दोस्तों, जो ब्लैक बक है, इसके सींग बहुत ज़्यादा, अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है, ब्लैक बाज़ार है, वहाँ बहुत ज़्यादा तस्कर महंगे बिकते हैं, इसलिए इसका शिकार होता है ब्लैक बक का। काला हिरण है ये। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इनका भी शिकार हो रहा है ज़्यादातर। और इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये हम राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य? ये सारे वन्य जीव और वनों को संरक्षित रखने के लिए, जैव मंडल नीचे हो गया, वनस्पति हो गए, सारी चीज़ें वन को सुरक्षित रखने के लिए और वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण, मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता है। दोस्तों, समाचार, ये दावानल जो जंगल में अग्नि लगती है उसके देखो विदेशों में, एज कैलिफोर्निया फायर्स रेज फॉर 4th डे, होप्स रेस्ट ऑन वाइंड्स ईजिंग। यानी कैलिफोर्निया में चौथे दिन लगातार आग लगी। 5 लाख फ्ली कैलिफोर्निया फायर्स, 5 लाख पक्षी जल गए थे। कैलिफोर्निया में आग लगी थी। कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? दक्षिण साउथ USA बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। फॉरेस्ट फायर्स किल्स 41 इन ग्रीस। और दोस्तों 41 मर गए जो वन के अंदर आग लगी थी, ग्रीस से, यूनान के अंदर। एज कैलिफोर्निया फायर्स डे होप्स रेस्ट ऑन, बहुत ज़्यादा आग लगी थी कैलिफोर्निया ब्रीथ्स ईजी एज फायर अटेम्प्ट। सारी कैलिफोर्निया की न्यूज़ है। कैलिफोर्निया, दोस्तों कैलिफोर्निया बहुत ज़्यादा आग लगी थी, पुरानी बात है। किड विथ मैचेज स्टार्टेड मैसिव US फायर। दोस्तों, ये जो बच्चे हैं, ये मतलब इन्होंने मैच खेलना शुरू किया है। मतलब इनकी जो मैच होता है ना, जो खिलाड़ी खेलते हैं, ये जो इनमें जो राशि आती है वो दान करते हैं जो आग से पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए। समाचार पत्रों को पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि अग्नि कैसे प्रारंभ हुई, आप इसे कैसे बचाए जा सकते हैं। अधिक जानकारी, दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारकों में घटित होते हैं। जंगल में अग्नि कैसे लगती है? तो पहला है
तड़ित जंजा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना। दोस्तों जब तड़ित जंजा यानी जो बिजली कड़कती है आकाश में, उसकी वजह से आग लग जाती है। लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस के जरिए जनित उष्मा के कारण अग्नि का लगना। और किसी ने घास फूस जला दी जंगल के अंदर तो उससे भी आग लग जाती है, तो फिर बुझती नहीं हो। इसके अलावा स्थानीय लोगों, उद्यमी और शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना। और जो असामाजिक तत्व हैं वो अग्नि लगाते, एक तो खुद लग जाती है और एक लापरवाही से लगती है और एक जो लगा दी जाती है। नियंत्रण के कुछ उपाय शिक्षक द्वारा अग्नि लगने से रोकना, शिक्षण द्वारा जो हम इसके अग्नि लगने के उपाय जो लग जाती किस प्रकार रोकते हैं उस पर काम कर सकते हैं। परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। अगला देखते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा टॉपिक है, भी करेंगे ये। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। और विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल फुथल कर दी है। तो दोस्तों मनुष्य जब शिकार करता है इसलिए जो प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल फुथल हुई है। और अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जीव जंतुओं को। और प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। और स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी की एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। दोस्तों जो प्राकृतिक क्षेत्र होता है वनों का, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है जो राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। दोस्तों यदि हम इसको मारते हैं तो हमें जेल भी हो सकती है, कानून कार्रवाई होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CICTS, ये दोस्तों एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसे बोलते थे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनएंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना की गई CICTS। इसकी आपको फुल फॉर्म लिखनी है कमेंट बॉक्स में। इसका नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनएंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये दोस्तों क्या करती है, तो जितनी भी हमारी जो प्रजातियां हैं, प्राणी चाहे पक्षी हैं, उनकी एक सूची तैयार करती है वन्य जीवों की और वनों की। जो भी संकटापन है उनकी लिस्ट जारी करती है, जैसे रेड डाटा, ब्लू, इस 3 कैटेगरी होती है इसमें। और पक्षी की अनेक जातियों की सूची तैयार की है और इस सूची में दिए गए पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ये दोस्तों चीतल इस प्रकार होते हैं, एक तरह का हिरण होता है, चीतल भी है, आप फोटो देख सकते हैं। अब ये दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है, सबसे ज़्यादा हाथी वहीं मिलते। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शब्दावली देखते हैं। जैवमंडल नीचे ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। जैवमंडल नीचे किसे कहते हैं? वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों का एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दोस्तों जब ये संस्था बनी थी CITES
तो जितनी भी सरकार हैं विश्व की, जितने भी देश, उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन में कोई खतरा तो नहीं। दोस्तों, खतरे को रोकता है ये। और मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। इतनी जातियों को रक्षित किया है इस संस्था ने, CITES। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड और एलो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं? भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस है, परवाल है, ऑर्किड, एलो। इनको संरक्षित किया है CITES ने। दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? दोस्तों, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी जलवायु कारकों के अंदर जो इसका भौतिक प्रदेश है और और क्या कहेंगे हम, मृदा निर्माण के लिए, और जलवायु की परिस्थितियाँ हैं। इसके 2 कारण हैं। भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए। दोस्तों, भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है जो हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं ज़मीन के अंदर, उर्वरकों का अनियमित उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो मरुस्थलीकरण है, मृदा अपरदन, इससे भूमि निम्नीकरण होती है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? दोस्तों, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन मानने का मुख्य कारण यह है कि भूमि पर ही तो हम लोग रहते हैं, मकान भूमि पर बनाते हैं, उद्योग धंधे यहीं लगते हैं, कृषि भी भूमि पर होती है। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो आपको दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मकान होते हैं उन पर जल इकट्ठा कर सकते हैं और टंके में ले सकते हैं। इसके अलावा जो खेत के अंदर मेड़बंदी करके भी जल को संरक्षित कर सकते हैं। और जो घरेलू जो जल है उसका भी हम ज़्यादा वेस्टेज नहीं करके भी जल संरक्षित कर सकते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो दोस्तों, मृदा निर्माण का कारण कौन सा नहीं है? समय तो लगता है मृदा निर्माण में। मृदा का गठन, जैव पदार्थ, मृदा का गठन होगा दोस्तों इसके अंदर। समय भी लगता है मृदा निर्माण में, जैव पदार्थ भी लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों, जो वैदिक कृषि होती है तो तेज ढालों पर क्या करते हैं, दीवारें बना दी जाती है। और दीवारें बनाने से क्या होगा, तो समतल भूमि बन जाएगी और आप खेती कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? तो अनुकूल, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, यह भी प्रकृति के लिए ज़रूरी है। नल के उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और ख़रीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पॉली किससे बोलते हैं, पॉली पैक यानी जो पॉलीथीन है, इसको आपको जलाना नहीं है दोस्तों। कई जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं मान लो, तो वहाँ ये इकट्ठा करते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भूमि उपयोग किसे कहते हैं? ह्यूमस, चट्टान बांध, जैवमंडल। तो जैवमंडल आएगा। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। और चट्टान बांध किसे कहते हैं? चट्टान बांध कहते हैं मृदा अपरदन को रोकने को चट्टान बांध कहते हैं। और ह्यूमस किसे कहते हैं दोस्तों? ह्यूमस ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ, ह्यूमस कहेंगे। ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ को ह्यूमस कहेंगे। और भूमि उपयोग कहेंगे, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, इसे भूमि कहेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य बताइए। यदि सत्य है तो इसके कारण लिखिए। तो भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। तो बिल्कुल दोस्तों सत्य है, क्योंकि यहाँ इंसानों के रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थितियाँ हैं। इस वजह से ये सत्य है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो दोस्तों, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। इसका जो मुख्य कारण है,
सत्य कथन है दोस्तों। मुख्य कारण ये है कि भारत के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ जल नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से सबको स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है और जल में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। और तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो दोस्तों, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं और इसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। सही है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु का परिवर्तन है पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मानव होता है वो काफ़ी हद तक जलवायु परिवर्तन और पारितंत्र को व्यवस्थित करके जो इसका अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है, पारितंत्र को अच्छा बनाए रख सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जो हमारा ये टॉपिक था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।